हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड आप लोगों के होम साइंस पेपर का मैं आज आपको परिचय देना चाहती हूँ। सेकंड ईयर में होम साइंस में आपको 2 थ्योरी पेपर और 2 प्रैक्टिकल करने होंगे। थ्योरी पेपर में पहला पेपर है आपका फूड एंड न्यूट्रिशन यानी आहार एवं पोषण विज्ञान, जो कि 75 नंबर्स का रहेगा और 3 घंटे का ये पेपर होगा आपका। और सेकंड पेपर जो है वो फैमिली हेल्थ एंड कम्युनिटी वेलफेयर यानी पारिवारिक स्वास्थ्य और सामुदायिक कल्याण का पेपर है ये पूरा। इसमें मैं आपका फूड एंड न्यूट्रिशन आपको पढ़ाऊंगी। प्रैक्टिकल्स में आपके 2 प्रैक्टिकल हैं। बेसिक फूड प्रिपरेशन, जिसमें आपको आधारीय चीज़ें खाने बनाने की, जैसे कि अनाजों से बनने वाले व्यंजन, दालों से बनने वाले व्यंजन, फल सब्जी इत्यादि के कॉम्बिनेशन से बनने वाले व्यंजन, पेय पदार्थ, सलाद, इस तरह के व्यंजन आपको इसमें बनाने सीखने होंगे। द्वितीय पर आपकी प्रायोगिक परीक्षा में आएगा, जिसमें कि आपका आहार नियोजन आएगा और इसके साथ ही इसमें दृश्य श्रव्य सामग्री का निर्माण करना होगा। आहार नियोजन के अंदर आपको अपने पूरे दिन के आहार में संतुलित भोजन को रखते हुए ध्यान में कैसे कैसे प्लान करना है पूरे दिन का, किसकी शारीरिक दशा कैसी है, जैसे गर्भावस्था में, स्तनपान कराने की अवस्था में, बीमारी के अंदर, बुखार के अंदर या मधुमेह की अवस्था के अंदर, ये सब अलग अलग तरह की जितनी भी शारीरिक दशाएं होती हैं, युवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, वृद्धावस्था है, इनमें क्या शारीरिक दशाएं हैं, इनको देखते हुए क्या उनकी पौष्टिक आवश्यकताओं की मांग रहेगी और उसके हिसाब से कौन से पोषक तत्वों को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए हमें उनका भोजन एक दिन का पूरा प्लान करना है, ये हम इसमें सीखेंगे। और ऑडियो विजुअल एड्स में हम अपने कोई भी समाज के उपयोगी किसी एक बिंदु को लेकर के उसके ऊपर हम उन्हें शिक्षा देते हुए एक कोई प्रचार सामग्री बनाएंगे, जिसमें कि आपका पोस्टर हो सकता है, चार्ट हो सकता है, लीफलेट है, पैम्फलेट हैं, इस तरह से कुछ भी एक दृश्य श्रव्य जिस यानी कि जो दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, इस तरह की एक सामग्री हमें बनानी है। अब मैं आपको आज का पहला पेपर जो आपको मैं पढ़ाऊंगी फूड्स एंड न्यूट्रिशन, इसका थोड़ा परिचय देना चाहती हूँ। इसमें सबसे पहले कुछ मूलभूत बेसिक बेसिक परिभाषाएं आपको ध्यान में रखनी होंगी पहली यूनिट के अंदर। जैसे इसमें सबसे पहले है आहार क्या होता है, जो भी कुछ हम खाते हैं जो हमारे शरीर के उपयोग में आता है, जो कि हमारे शरीर के उपयोग में आकर के हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और उसके मूल आवश्यक कार्यों में सहायक होता है, वो हम आहार कहते हैं। फिर उसके बाद में पोषण क्या होता है, पोषण विज्ञान। इसमें हमारे को जो भी आहार के अंदर मुख्य मुख्य तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के अलग अलग कामों को करने के लिए आवश्यक हैं, रासायनिक तत्व हैं, उनके बारे में हम पूरा अध्ययन पढ़ेंगे। इनमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, अलग अलग प्रकार के खनिज लवण हैं, कई तरह के विटामिन हैं जो कि वसा में घुलनशील हैं या जल में घुलनशील हैं, उनका अध्ययन हम करेंगे। ये इसमें फिर उसके बाद में हमारा पोषण स्तर क्या होता है, यानी कि हमारी उम्र, हमारी लंबाई के साथ में हमारा शरीर का वजन कितना है, हमारे शरीर में क्या स्वास्थ्य के हिसाब से सब तरह का बीमारियों की अनुपस्थिति है, वो हमारा क्या होता है पोषण स्तर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर संतुलित आहार किसे कहते हैं, यानी हमारा एक समय का आहार जिसमें कि हमें कौन कौन से पोषक तत्व कितनी कितनी मात्रा में चाहिए वो सब उसमें उपस्थित हों, वह हमारा संतुलित आहार कहलाता है। और पथ्य अपथ्य यानी अलग अलग दशाओं में हमें कौन सा आहार लेना है, कौन सा आहार नहीं लेना है, इन सब के बारे में हम इसमें डाइटेटिक्स में पढ़ेंगे। तो ये हमारा पहला टॉपिक है जिसमें कि हमें मेन एक तरह से परिचय हमारा इसमें इस विषय के बारे में होगा। फिर दूसरा टॉपिक आता है बेसिक फूड ग्रुप्स। बेसिक फूड ग्रुप्स यानी कि हमारे संतुलित आहार में हम कौन कौन से ग्रुप्स के अंदर से भोजन को लें, तो वो हमारे लिए निर्धारित किए हुए हैं कि हम 4 या 7 या 11 ग्रुप्स हैं फूड के बने हुए, जैसे कि मतलब उसके कार्यों के आधार पर बने हुए हैं या उससे कौन से पोषक तत्व हमें ज़्यादा मात्रा में मिल रहे हैं उसके आधार पर बने हुए हैं, उन फूड ग्रुप्स का हम अध्ययन करेंगे। और साथ ही फंक्शंस ऑफ फूड यानी हमारा आहार हमारे लिए क्या क्या कार्य करता है, जिसमें कि मुख्य तौर पर हम 3 कार्य मानते हैं उसके। शारीरिक कार्य, जिसमें हमारे शरीर की वृद्धि, विकास, रोगों से सुरक्षा, बाहरी रोगों से लड़ाई,
ये सब कुछ आते हैं। फिर उसके बाद में हमारे सामाजिक कार्य और मानसिक कार्य। सामाजिक कार्य के अंदर जैसे आप समाज के अंदर अपना संपर्क बढ़ाना चाहते हैं, किसी नए घर में शिफ्ट हुए हैं तो आसपास के समाज के साथ में आप अपना परिचय करना चाहते हैं, आपके दोस्तों के समूह के अंदर आप उनके का दिल जीतना चाहते हैं, या आप किसी भी तरह का संपर्क साधना चाहते हैं, तो जैसे हम आराम से कभी रात का खाना या दिन का खाना या टी पार्टी या इस तरह का कोई भी एक आयोजन करके अपने चाहने वालों, अपने जान पहचान वालों को बुलाते हैं जिनसे कि हम आगे सामाजिक रिश्ते रखना चाहते हैं, तो वो हमारा सामाजिक कार्य हुआ। इसी तरह से मानसिक कार्य के अंदर जैसे हम खुश हैं तो हम आसपास अपने जो भी नियर एंड डियर हैं, या जैसे अपने परिवार वाले हैं या हमारे दोस्त हैं, उनको हम पार्टी देते हैं। या हम बहुत उदास हैं तो उस समय में हम कभी गुस्सा करके खाना नहीं खाते हैं, या कभी गुस्से में या उदासी में हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो वो सब कुछ इसमें फंक्शंस में आते हैं कि हमारी टेंशन को रिलीज़ करने के लिए हम एक भोजन को भी माध्यम बना करके काम में ले सकते हैं। फिर तीसरा टॉपिक आता है आपका यूनिट फर्स्ट में ही, स्टडी ऑफ कॉमन फूड्स, यानी कि जो हमारे आम तौर पर काम में लिए जाने वाले खाना के भोज्य पदार्थ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आता है अनाज। अनाज में कौन कौन से अनाज हमारे को मिलते हैं, जैसे गेहूँ है, चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इन सब के क्या इनमें संगठन हैं, इनके साथ ही इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, किस किस एरिया से हमें ज़्यादा मात्रा में ये मिलता है। जैसे अनाज है तो उत्तर भारत में ज़्यादा मिलता है, चावल है तो जहाँ पानी की बहुतायत होती है वहाँ ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। इस तरह से इसका पूरा अध्ययन करेंगे हम। फिर उसके बाद में दालें। दालें में भी जैसे चने की दाल, मूंग की दाल, ये सब दालें जो हैं इनका अध्ययन करेंगे। फिर जो तिलहन है यानी कि जिनसे हम तेल प्राप्त करते हैं उनका अध्ययन करेंगे। फिर फल और सब्जियां, उसके साथ ही फिर जांतव पदार्थ के अंदर मीट है, मछली है, दूध है, दूध के पदार्थ हैं। दूध के पदार्थ जैसे कि मिल्क पाउडर है, मावा है, उसके साथ दही है, चीज़ है, ये सब चीज़ें आएंगी इसमें। फिर उसके बाद मसाले और कॉन्डिमेंट्स, जैसे इसमें जीरा, तेज पत्ता, लौंग, हल्दी, मिर्ची, धनिया, ये सब स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक है अपना डिफरेंट मेथड्स ऑफ फूड प्रिपरेशन, यानी भोजन को पकाने की विभिन्न विधियाँ। जो भी बाहर से या बाजार से आप खरीद करके लेकर आ रही हैं, सब्जियां हैं, अनाज हैं, दालें हैं, उनको हम किस किस विधि से पकाने लायक और पकाने के दौरान तक काम में लेते हैं, वो सब कुछ स्टेप्स हम इसमें पढ़ेंगे। और हर एक स्टेप का क्या लाभ है, क्या हानि है। जैसे आप बाज़ार से सब्जी खरीद करके लाए हैं, सब्जी खरीद कर लाने के बाद में आप सबसे पहले उसको धो रही हैं, तो उसकी मेरिट यानी उसके लाभ क्या क्या हैं धोने के, उस पर बाह्य पदार्थ हट जाते हैं, मिट्टी है या कीटाणु है लगे हुए, वो हट जाते हैं उसके ऊपर से। फिर उसके बाद में उसको आप काटेंगे, छीलेंगे, तो इनके अंदर उसके क्या लाभ हैं और क्या हानि है। जैसे काट करके आप उसको छोटे छोटे पीसेज में कर रही हैं तो वो आराम से पक जाता है। उसके डीमेरिट्स ये हैं कि आप जितना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया बढ़ा रही हैं काटने से, उतना ही वो पानी के संपर्क में आएगा और पानी में घुलनशील पोषक तत्व जो हैं वो उसके साथ बह जाएंगे। तो इस तरह से हर एक विधि का, उबालना है या तवे पर सेकना है या भूनना है, जितनी भी हमारी भूनने बनाने की प्रक्रियाएं हैं, हर एक की लाभ और हानि क्या क्या है, कौन से पोषक तत्वों के लिए ज़्यादा लाभदायक हो जाता है, किसके लिए हानिकारक हो जाता है, हमारे पचाने में सुगम हो जाता है या हमारे लिए और हानिकारक हो जाता है वो भोजन, इसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद में हर एक विधि के अंदर या किसी भी भोज्य पदार्थ को, तत्व को सुरक्षित रखने के लिए कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं, या उस तत्व को और बढ़ाने के लिए क्या विधियां अपनाई जा सकती हैं, ये इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। ये एक फर्स्ट यूनिट पूरा हुआ। उसके बाद में सेकेंड यूनिट आता है। सेकेंड यूनिट के अंदर हमारे जो मेन तीन मुख्य पोषक तत्व हैं, जिनको कि हम मुख्य तौर पर प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीन हमारे शरीर आहार के अंदर हमारे शरीर को मिलते हैं। और पूरे आहार के अंदर ये तीन ही सबसे मुख्य पोषक तत्व होते हैं। इनका पूरा संगठन, इनका वर्गीकरण, किस भोज्य पदार्थ को हम कहाँ से ज़्यादा मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं, इसके हमारे शरीर में क्या क्या कार्य हैं, क्या काम आता है ये हमारे, और इसकी अगर कमी हो जाए तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूरा इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा ऊर्जा का उपापचयन। ऊर्जा यानी कि हमारे शरीर को हर एक काम करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो हमें भोजन से मिलती है। तो इस शक्ति का कहाँ कहाँ क्या काम आता है, जैसे कि
आप हृदय की धड़कन धड़क रही है, सांस ले रही हैं, पूरा रक्त का पूरे शरीर में परिसंचरण हो रहा है, भोजन हमारा पच रहा है। ये एक मूल आवश्यकताएं हैं शरीर की, जिनके लिए जिंदा रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये जो जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है वो हमारी बेसल मेटाबॉलिज्म कहलाता है, आधारीय उपापचय कहलाता है। और ये सिर्फ जिंदा रहने के लिए, मतलब आदमी चाहे 6 महीने तक लिटा हुआ है, उसका शरीर हिलडुल नहीं रहा है, तो भी अगर वो जिंदा है तो उसके जो मेन फंक्शंस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, उनके लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो हमारी बेसल मेटाबॉलिक आधारीय उपापचयन कहलाती है। फिर उसके बाद में दूसरा आता है हमारा स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन, यानी कि भोजन लेते ही आपको एक जो सुस्ती लगने लगती है, वो जो एक क्षण होता है 10 मिनट 15 मिनट का, वो एक हमारे शरीर की प्रक्रियाओं को बताता है कि हमारे शरीर में इस समय ऊर्जा कहाँ जाकर के ज़्यादा काम में आ रही है। यानी कि जिस समय आपने भोजन किया, उस भोजन को पचाने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है, उस चीज़ को हम स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन कहते हैं। जैसे ही भोजन हमने लिया, वो भोजन हमारे शरीर की आंतों में जाता है, वहाँ उसको पचाया जाता है, उसको बारीक बारीक छोटे छोटे कणों में विभक्त करते हैं ताकि वो हमारी आंतों के द्वारा अवशोषित हो सके और हमारे शरीर में रक्त के द्वारा जा कर के अपना कार्य कर सके, हमारे लिए उपयोग कर सके। तो इस पूरी प्रक्रिया के अंदर जो ऊर्जा इस कार्य को करने में लगी, वो हमारा स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन कहलाता है। फिर उसके बाद में हमारी ऊर्जा की आवश्यकता को हमारी फिजिकल एक्टिविटी, हम किस तरह का श्रम करते हैं, उससे कितनी ऊर्जा हमारी खर्च हो रही है, वो हमारा ऊर्जा की आवश्यकता को निर्धारित करता है। फिर उसके बाद में ऊर्जा की आवश्यकता को और कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, वो सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। जैसे कि एक शारीरिक श्रम की दशा तो हमने पढ़ ली, जो अपना खेतों में काम कर रहा है या जो सब्जी का टोकरा उठा करके पूरे दिन सर पर लगा करके घूम रहा है, वो हैवी वर्कर की तरह काम में आते हैं। या जो पहाड़ों पर चढ़ करके या पत्थर तोड़ने के शारीरिक श्रम कर रही हैं। फिर उसके बाद में जो मध्यम श्रम वाले आते हैं काम, जैसे कि आप साइकिल पर जा रही हैं, जैसे डाकिया होता है साइकिल पर इधर से उधर डाक लेकर के जाता है, या फिर ठेला गाड़ी लेकर के इधर से उधर जा रहा है, जो अपने शरीर पर न ढो करके किसी एक मशीन के साथ में लेकर के जा रहा है सामान, पर ऊर्जा की आवश्यकता उसको भी है। या घरों के काम करती हैं जो अपने झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, डस्टिंग, ये सब काम जो होते हैं, ये सब हमारे मध्यम श्रम की श्रेणी में आते हैं। और फिर उसके बाद में आते हैं कम श्रम। कम श्रम के अंदर हम मानते हैं कि जैसे जो एक ऑफिस के अंदर चपरासी है, वह स्टूल पर बैठने का या एक फाइल इधर से उधर पहुंचाने का कार्य करता है, या जो ऑफिसर है टेबल चेयर पर बैठ करके सारे दिन अपनी सारी कार्य का निपटाता है, घर पर जाकर के भी वह अगर टीवी के सामने बैठ जाता है, कोई ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, तो इस तरह की कार्यदशा वाले व्यक्ति जो हैं वो हमारे बिल्कुल कम श्रम वाले काम के वाले आते हैं। तो इसके अंदर हम ये पूरा चैप्टर के अंदर ये पढ़ेंगे। ये यूनिट सेकंड होगा हमारा। फिर उसके बाद में यूनिट थर्ड के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे खनिज लवण। खनिज लवण जो कि कम मात्रा में चाहिए पर आवश्यक हैं, जो हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को करते हैं, जैसे कि रक्त का थक्का बनने का कार्य है, या ऊर्जा का उपापचयन है, कार्बोहाइड्रेट को उपापचयित करके उससे ऊर्जा निकलवाना है, या प्रोटीन का उपापचयन है। इन सब अलग अलग कामों के अंदर हमें कुछ खनिज लवण सहयोगी के रूप में आवश्यक होते हैं। कुछ हमारे शरीर के संरचना को बनाने में कार्य करते हैं, जैसे कि अस्थियाँ बनती हैं हमारी। कुछ हमारे लौह तत्व के रूप में हमारे शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करने का कार्य करते हैं। इस तरह से हर एक पोषक तत्व, हर एक खनिज लवण का अपना अलग विशेष कार्य है। इसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, आयोडीन है, सोडियम है, फ्लोरीन है। इन सब का हम पढ़ेंगे कि इसके कौन से भोजन से हमें ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, इनका कार्य क्या है हमारे शरीर में, इनकी कमी से क्या प्रभाव हो सकता है, और हमारे आहार में पूरे दिन में हमें कितनी मात्रा में इनको लेना आवश्यक होता है। फिर इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम विटामिन्स। विटामिन्स यानी कि कितने प्रकार के, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील 2 प्रकार के हैं। ये हमें भोजन से, कौन कौन से भोजन से प्राप्त होते हैं, हर एक विटामिन का हमारे शरीर में अलग अलग क्या क्या फंक्शन है, इसकी कमी से क्या प्रभाव होता है, और हमारे आहार में इन विटामिन को हमें कितनी कितनी मात्रा में पूरे दिन में लेना है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक आता है रोल ऑफ फाइबर इन डेली डाइट। आहार में हमारे रेशे होने आवश्यक होते हैं, उन रेशों का हमारे रोज के खाने में क्या महत्व है, इसका पूरा अध्ययन पढ़ेंगे। इसमें आप
खुद सोच सकते हैं कि अगर हमारा आहार सिर्फ मैदा का या बिल्कुल सॉफ्ट पका हुआ खाना होगा तो हमारी क्या स्थिति होगी। यानी जब अगर हमारे आहार में रेशे हैं तो उन रेशों को चबाने के लिए हमारे दांतों की एक्सरसाइज होगी, जिससे कि दांत स्वस्थ बने रहेंगे। फिर उसके बाद में हमारी आहार नाल के अंदर ये रेशे जो होते हैं एक मात्रा का निर्माण करते हैं, बल्क बनाते हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं आहार की, जिसके कारण से कि आहार नाल जो हैं उनकी दीवारों पर प्रेशर बनता है और उनकी दीवारों पर प्रेशर बनने से आहार नाल की दीवारों की भी एक्सरसाइज होती है और साथ ही साथ हमारी जो बड़ी आंत है उसकी भी एक्सरसाइज होती है, क्योंकि मल की मात्रा ये बढ़ाते हैं रेशे। और साथ ही साथ रेशे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को भी अवशोषित कर लेते हैं, ताकि वो हमारे शरीर को फ्री फॉर्म में आसानी से रुधिर को नहीं मिलता है और यह बंद करके हमारे शरीर से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। फिर अगला हमारा महत्वपूर्ण पोषक तत्व है पानी या जल। यह जल हमें अलग से कहीं हम निर्धारित करके पोषक तत्व के रूप में नहीं लेते, क्योंकि इसका उस तरह से ऊर्जा का या वसा का या प्रोटीन का या विटामिन का या मिनरल का कोई सप्लाई नहीं करता है। पर ये जल जो है ये हमें एक माध्यम का काम करता है पूरे शरीर के अंदर किसी भी पोषक तत्व को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, अपने में घोल करके उसको उपलब्ध करवाना, ये पूरा का पूरा कार्य जो है महत्वपूर्ण ये जल का कार्य है। यानी रुधिर का कार्य मुख्य तौर पर आप मान सकते हैं कि रुधिर में 80 से 83% तक जल होता है। तो जो भी कार्य हम अगर कहें कि खून के द्वारा हो रहे हैं, रुधिर के द्वारा, वो सभी कार्य जल करता है। फिर उसके बाद में हमारी विभिन्न कोशिकाओं के अंदर अंदर और बाहर का जल संतुलन बनाने का कार्य करता है। शरीर के अंदर किस किस जगह पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है इसका अध्ययन हम करेंगे। फिर जल के क्या क्या कार्य हैं, किस किस स्रोत से हमें ये मिलता है, स्रोत से मिलता है। मैं आप ये मत सोचना कि ये जल हमारे को कुओं से मिल रहा है कि समुद्र से मिल रहा है या नदी से मिल रहा है। यह जल हमें भोजन में जो पकाने के दौरान हमें मिलता है, या गिलास भरकर पानी हम पी रहे हैं, या जूसेस हैं, चाय है, दूध है, जितने भी इस तरह के आहारीय पदार्थ हम पी रहे हैं, उन सब से जो जल हमें प्राप्त होता है वो जल हमारा है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे जल का संतुलन, यानी हम जितना आहार के द्वारा या पीने के द्वारा जल शरीर में ग्रहण कर रहे हैं और जितना जल हम वाष्प के रूप में या मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित करते हैं, वह एक संतुलित मात्रा बनी रहनी चाहिए। इसका भी हम देखेंगे कि कितना हम ले रहे हैं और कितना हमारे शरीर से निकल रहा है। तो उसमें अगर अंतर आ रहा है तो हमारे शरीर में अगर ज़्यादा निकल रहा है तो डिहाइड्रेशन या जल का सूखापन हो सकता है, और अगर कम मात्रा में निकल रहा है तो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में सूजन आ सकती है। तो इसलिए जल का अपना एक महत्व है, इसका पूरा हम इसमें अध्ययन करेंगे। फिर अगली यूनिट आती है 4, जिसमें कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे कुपोषण। कुपोषण जिसमें ऊपर अपने ने बताया बैलेंस डाइट का, तो बैलेंस डाइट के अंदर हमने कहा कि सभी आवश्यक पोषक तत्व हमें संतुलित मात्रा में मिल रही हैं, हमारे शरीर के काम में आ रही हैं। तो यह एक कुपोषण की अवस्था ऐसी है कि जिसमें सभी पोषक तत्व आवश्यकता से कम या ज़्यादा मात्रा में अगर शरीर को मिल रही हैं तो उसके कारण से हमारा जो सामान्य पोषण स्तर है वो बिगड़ जाता है। तो या तो वो अति या निम्न कुपोषण पोषण हो जाता है। अति के अंदर जैसे मोटापा है या टॉक्सिसिटी है किसी चीज़ की, और कुपोषण के अंदर जैसे अल्प भार है या फिर किसी पोषक तत्व की कमी है, वो सारा आएगा। इसमें हम इसकी परिभाषा, इसका अभिप्राय क्यों होता है और इसकी कैसे रोकथाम कर सकते हैं, इसका पूरा अध्ययन करेंगे हम। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें आता है आहार नियोजन। आहार नियोजन के क्या सिद्धांत हैं, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें आहार नियोजन करना है। फिर उसके साथ ही हमें हर एक आयु, लिंग, श्रम की अवस्था और उसका व्यवसाय ये देखते हुए उसके लिए आहारीय पोषक तत्वों की मात्रा का निर्धारण, कौन सा पोषक तत्व यानी ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में पूरे दिन में उसको चाहिए, इसका हम अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा भोजन का सड़ना, फूड स्पॉइलेज। इसके क्या क्या कारण हैं ये हम इसमें अध्ययन करेंगे। यानी कि कोई भी भोजन है, जैसे आपने फल सब्जी घर में खरीद कर ला कर रखी, 2 दिन 3 दिन में आपकी वो सड़ जाती है। अनाज आपने खरीद कर रखे, अगर आप सही से भंडारण नहीं कर रहे हैं तो उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं या वह उसमें फंगस पड़ जाता है। दालों में भी यही है स्थिति, या उसके अंदर फंगस पड़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं।
तो हमारा भोजन क्यों सड़ता है, इसका पूरा अध्ययन हम करेंगे। फिर इसमें नमी आए, इसके कारण से सड़े, या इसके अंदर कोई कीटाणु या किसी कीड़ों के अंडे साथ में आ गए हैं, या हमने इसको अच्छे से साफ़ नहीं किया, उसके बिना ही हमने रख दिया है भंडारण में, तो ये सड़ जाता है। या फिर जो फल सब्जी हैं, इनकी अपनी लाइफ होती है एक, उस लाइफ का भी होने का कारण है कि उसमें अंदर एंजाइमेटिक एक्शन चलता रहता है, पेड़ से टूटने के बाद भी वो ज़्यादा पकता जाता है, ज़्यादा पकता है, ज़्यादा पकता है, और इतना ज़्यादा पक जाता है कि वो हमारे खाने योग्य नहीं रहता है। इसी तरह से दूध है, दूध के अंदर हमारे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि उसमें पनप जाते हैं और उस दूध को विषाक्त बना देते हैं। तो जो भोजन का सड़ना है वो मतलब ये कि वो अब हमारे ग्रहण करने लायक नहीं रहा है। वह भोजन अगर हमने लिया तो वह हमारे शरीर को लाभ देने की बजाय हमारे शरीर को जहर के समान विषाक्तता देगा, हमारे को हानि कर देगा। तो वो फूड स्पॉइलेज या भोजन का सड़ना कहलाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा भोजन का संरक्षण या फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन अभी जैसा आपने इसमें पहले टॉपिक में देखा कि भोजन का सड़ना, अब जिस सीज़न में फसल आई उस सीज़न में आपने अगर उसको संग्रहित करके रख लिया तो ठीक है, और अगर वो संग्रहित सही से नहीं हुआ तो जब सीज़न ख़त्म हो गया उसका 2 महीने 3 महीने बाद, तो आप चाहोगे तो भी आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। या फिर आप एक दूसरी चीज़ ये भी समझें कि जहाँ ये ज़्यादा मात्रा में उग रही है, जैसे जहाँ पानी की बहुतायत है, उपजाऊ ज़मीन है, वहाँ फल सब्जी अनाज सब बहुत अच्छे से उग जाते हैं। पर जहाँ रेगिस्तान है, यहाँ जैसे लद्दाख के अंदर वहाँ पूरा बर्फ़ जमा हुआ रहता है, ऐसी जगहों पर जहाँ फसल बिल्कुल नहीं हो पाती है, उन लोगों को खाने पीने के लिए जहाँ हो रही है वहाँ से स्थानांतरित करके भोजन पदार्थ वहाँ तक पहुँचाने में वो सड़े नहीं, उनके पास सही अवस्था में पहुँच जाए, इसको संरक्षित करके रखना, ये आवश्यकता को देखते हुए इसके सिद्धांत बने, फिर उसकी अलग अलग विधियां बनी। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो भी भोजन है वो मेनली 3 कारणों से सड़ रहा है। एक तो तापमान, दूसरा नमी, और तीसरा जीवाणु। जो भी जीवाणु हैं वो भोजन के अंदर जो उपस्थित नमी है उसको काम में लेते हैं, और एक फेवरेबल टेम्परेचर यानी 20 डिग्री से 35 डिग्री का टेम्परेचर जो है उस टेम्परेचर के अंदर वो उसमें वृद्धि करते हैं। तो भोजन की नमी ली उन्होंने, एक सूटेबल टेम्परेचर उनको मिला तो उन्होंने वृद्धि करी। वृद्धि करते करते उनके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो उस भोजन को सड़ाने का काम करते हैं। तो हमें अगर अपने भोजन को सड़ने से बचाना है तो हमें इन 3 कारणों में से कोई भी एक कारण को हटा देना है, तो उसके कारण से हमारा भोजन कम सड़ेगा या नहीं सड़ेगा। जैसे आपने फ्रीज़र के अंदर बर्फ़ जमाने वाली स्थिति होती है, तो वहाँ आपने डीप फ्रीज़ के अंदर मटर के दाने जमा दिए अगर, तो यानी आपने टेम्परेचर बहुत कम कर दिया। तो वो जो तापमान आपने हटा दिया उनका फेवरेबल, तो वहाँ नमी भी है, वहाँ जीवाणु भी हैं, पर वो दोनों ही वृद्धि नहीं कर पा रहा है जीवाणु उसमें। फिर उसके बाद में दूसरा विधि अगर देखें कि पानी को हटा दें, नमी को आप उसमें से या तो आप धूप में सुखा दें, जैसे चिप्स बनाते हैं आप, पापड़ बनाते हैं, तो वो सुखा दें तो पानी नहीं होने से वो जीवाणु, टेम्परेचर है जीवाणु है पर पानी नहीं है तो वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसी तरह से कुछ ऐसी चीज़ें उसमें डालना जिससे कि वो जीवाणु मर जाएं। जैसे कि अचार हम बनाते हैं तो अचार के अंदर हम उसमें तेल डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, शक्कर डाल रही हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये एक तरह से हमारी डिसइंफेक्टेंट हैं या हमारे जीवाणुओं को ख़त्म करने का काम करती हैं भोजन के, और उससे हमारी जो भोजन है वो ज़्यादा समय तक सुरक्षित रह सकता है। तो इसमें अलग अलग विधियाँ हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी विधियों के द्वारा भोजन हमारा संरक्षित हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद में लास्ट यूनिट हमारी आती है यूनिट 5, जिसमें हम उपचारात्मक पोषण पढ़ेंगे। उपचारात्मक आहार के अंदर कौन कौन सी शरीर की बीमारियां हैं और उनके लिए हम उपचार के तौर पर कौन कौन से आहार में परिवर्तन करके हम काम में ले सकते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी कौन सी बीमारी क्यों हुई, उसमें क्या क्या लक्षण हैं, उसके साथ ही उस बीमारी को दूर करने के लिए या उसका प्रभाव शरीर पर कम करने के लिए हम क्या आहार में परिवर्तन करें। इसमें नंबर 1 पर आता है बुखार या ज्वर। ज्वर के अंदर शरीर में हमारे बाह्य आक्रमण हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, उसके लड़ाई जो चल रही है शरीर में, उसके कारण हमारे शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है। तो इस तापमान के बढ़ने से हमारे शरीर की ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में खर्च हो रही है, साथ ही जो अंदर बाहरी कीटाणुओं से लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे शरीर की कोशिकाएं, उनका भी नाश हो रहा है। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हुई कि एक तो ऊर्जा ज़्यादा खर्च हो रही है, दूसरा हमारी कोशिकाओं का नाश हो रहा है,
तो इन दोनों को देखते हुए ऊर्जा के लिए हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ाएंगे, और कोशिकाओं को नया बनने के लिए तत्व देना है तो वो प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएंगे। तो फीवर या बुखार के अंदर हम अपने आहार के अंदर प्रोटीन और ऊर्जा की मात्रा को बढ़ा करके देंगे, और जो सुपाच्य हो जल्दी से मिल जाए उसको इस तरह से दिया जाएगा। फिर अगली बीमारी आती है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर यानी हमारी आंतों के अंदर घाव हो जाते हैं। तो हमारी जो भोजन नली है या आंतें हैं उनके अंदर अगर एसिड के कारण या किसी और इन्फेक्शन के कारण घाव हो गए हैं तो उनका उपचार करने के लिए हम इस तरह का आहार देंगे जो कि आंतों को ज़्यादा काम ना करावे, जल्दी से पच जाए, ज़्यादा पाचन करवाने का कार्य ना करना पड़े आंतों को, और हमारे शरीर को उस घाव को भरने के लिए प्रोटीन की मात्रा चाहिए। तो हमें जल्दी से सुपाच्य और प्रोटीन युक्त आहार उसमें देना होगा। साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा कि आंतों में घाव हुए हुए हैं तो हमें ना तो वसा की मात्रा ज़्यादा देनी है उसमें, ना ही उसमें मिर्च मसाले ज़्यादा मात्रा में देने हैं। फिर अगली बीमारी आती है कब्ज और अतिसार। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। एक में मलबद्धता यानी कठोर हो जाता है मल, दूसरे में डायरिया में मल अतिसार के तौर पर यानी दिन में 10 से 20 बार या और ज़्यादा बार तक भी इसमें मल का निष्कासन होता है, पतले पानी जैसे दस्त लगते हैं। तो इन दोनों ही अवस्थाओं के अंदर हम भोजन का कैसे परिवर्तन करेंगे, कब्ज है तो क्या आहार देंगे, डायरिया है तो क्या आहार देंगे, ताकि इन स्थितियों में हमारे शरीर को आराम मिल सके और ज़्यादा इस रोग को बढ़ावा ना मिले। फिर उसके बाद में अगला आता है अति भार और अल्प भार। अति भार यानी मोटापा, अल्प भार यानी दुबलापन। तो इसमें ऊर्जा की मेनली हमें देखना है कि किस मात्रा ऊर्जा की मात्रा हमें कम और ज़्यादा करनी है, और साथ ही उसका पेट भी भरे और सुपाच्य हो, ये सब ध्यान में रखते हुए उसके पोषक तत्वों को हम इसमें कम ज़्यादा करेंगे। फिर मुख्य एक आजकल बहुत बीमारी चल रही है डायबिटीज़, जिसमें भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके आंकड़े आ रही हैं। तो इसलिए हमें ये देखना है कि मधुमेह या डायबिटीज़ जो है वो क्यों हो रही है, तो उसके आहार में हम क्या क्या परिवर्तन करें, किस तरह से उसके आहार की मात्रा को और समय को, टाइम मैनेजमेंट को हम देखें, कितने कितने इंटरवल्स में उसको खाना देना है, ताकि उसके शरीर में रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा जो है वो रेगुलेट कर सकें। फिर अगला आता है लीवर डिजीज़। लीवर या यकृत की बीमारियां आमतौर पर भोजन के द्वारा या दवाइयों के द्वारा इन्फेक्शन अगर होता है तो हमारा लीवर बीमार पड़ता है। उस लीवर को आराम देने के लिए और नया उसके कोशिकाओं को बनाने देने के लिए, ये दो कार्य कराने के लिए हमें देना है। लीवर का मुख्य कार्य हम मानते हैं एक तो चेक पोस्ट है, जो भी कुछ शरीर में आ रहा है पहले लीवर चेक करता है, तब उसके बाद उसको शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। और दूसरा कार्य उसका वसा का पाचन कराना है। तो वसा का पाचन क्योंकि लीवर के द्वारा हो रहा है, तो यानी लीवर डिजीज़ में वसा हम बिल्कुल नहीं देंगे ताकि लीवर को काम ना करना पड़े ज़्यादा, और इस तरह का आहार देंगे जो कि बिल्कुल कीटाणुओं से रहित हो, यानी अच्छे से पका हुआ खाना हो जिसमें ज़्यादा इन्फेक्शन ना जा पाए उसके शरीर में, और कार्बोहाइड्रेट रिच, प्रोटीन रिच डाइट देनी है ताकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के द्वारा उसकी कोशिकाओं का नया निर्माण हो सके। फिर लास्ट इसमें आता है हमारा कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी हृदय से संबंधित बीमारी, जिसमें उच्च रक्तचाप है। फिर उसके बाद में धमनियों के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल का जमाव है, वसा का जमाव है, तो इनका निराकरण करने के लिए, या शरीर में अगर वसा की मात्रा ज़्यादा है तो उसका निदान करने के लिए किस प्रकार का आहार हमें देना होगा, इसका पूरा अध्ययन हमें करा जाएगा। तो ये दोनों थ्योरी पेपर मैंने आपको आज इसमें समझाया है पूरा इस थ्योरी पेपर का। तो इसके 5 यूनिट के अंदर हमें जो पढ़ना है उसके लिए आप यूनिवर्सिटी से जो अपने रेफरेंस बुक्स दे रखी हैं उसमें आप इंग्लिश में आपको डॉक्टर एम स्वामीनाथन की फूड एंड न्यूट्रिशन की किताब आपके ज़्यादा काम में आएगी, और हिंदी के अंदर आप देख लेना जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं किताबें, उनका आप अपने सिलेबस से मिलान कर लेना कि उसमें सारे ही टॉपिक सिलेबस के कवर हो रहे हों लगभग, तो वह किताब आपके काम में आ जाएगी। धन्यवाद।